हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सही है। अगर आपको नहीं पता तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, बाकी के सारे सब्जेक्ट्स लेसन वाइज लेसन बच्चों आपको लेक्चर वाइज लेक्चर हम लोग ने प्रोवाइड किया। तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। जो सब्जेक्ट्स के एक दो लेसन बचे थे बच्चों, उनके भी लेक्चर वीडियोस हम लोग कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर से करिएगा इस वीडियो को। सही है बच्चों। अगर 11th बायोलॉजी की बात करें तो कुछ चैप्टर्स आप लोगों को राहुल सर ने पढ़ाए थे और कुछ चैप्टर्स आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, जो बचे हुए चैप्टर्स हैं। सही है। हम लोग ने स्टार्ट किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। सही है। और इसके ऑलमोस्ट 4 लेक्चर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। दिस इज लेक्चर नंबर 5। तो जिन बच्चों ने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डायरेक्टली इस लेक्चर पे क्लिक किया है, ऐसा नहीं करना है। इसके पहले के लेक्चर्स को भी देखना है आप सभी बच्चों को। ठीक है। बच्चों जाओ उन लेक्चर्स को भी देखो और उसके बाद इस लेक्चर पे आना, तब आपको चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में आएंगी, थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ डार्क रिएक्शन पढ़ने आए हो तो स्वागत है आप सभी का। ठीक है। चलो बात करते हैं बच्चों आज के लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम लोग डार्क रिएक्शन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग ने लाइट रिएक्शन पढ़ा था। सही है। और आज हम लोग चालू करने वाले हैं डार्क रिएक्शन। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक भी पढ़ाऊंगा, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो थोड़ा बहुत बेसिक की बातें भी होंगी और उसके बाद हम लोग मेनली फोकस करेंगे डार्क रिएक्शन के अंदर। और डार्क रिएक्शन के अंदर भी जो मेन C3 साइकिल है, जिसे कैल्विन साइकिल बोलते हैं हम लोग, उसको फोकस करेंगे। बात समझ में आ रही। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक और बात आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है जेआर ट्यूटोरियल्स का, तो इसे भी जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन में। और यदि आपको बायोलॉजी में या फिर केमिस्ट्री में कोई भी डाउट होता है, कोई भी चैप्टर पढ़ते समय कोई भी डाउट होता है बच्चों, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। यहां पर आप आके अपने मैसेज, अपने डाउट मुझ तक पहुंचा सकते हो। चलेगा बच्चों। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। देखो थोड़ा सा हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे ताकि हर बच्चे को कोप अप करने में आसानी हो। सही है। अगर मैं बात करूं बच्चों स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस की, तो आपका फोटोसिंथेसिस टोटल 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सिंपल सी बात है। आपका जो फोटोसिंथेसिस है ये टोटल 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन। द फर्स्ट स्टेप इज लाइट रिएक्शन। ठीक है। और जो हमारा दूसरा स्टेप होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। सही है। ये बातें पहले हो रखी है बिल्कुल। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था ये जो 2 स्टेप है, सबसे पहला जो स्टेप चलता है वो आपका लाइट रिएक्शन है। सेकंड जो स्टेप चलेगा वो आपका डार्क रिएक्शन है। ये जो डार्क रिएक्शन है ना बच्चों, ये डिपेंडेंट रिएक्शन है ऑन द लाइट रिएक्शन। मतलब अगर लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी तो आपका डार्क रिएक्शन भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो। सो डार्क रिएक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन। ये बात नोट करके लिख लेनी है अपने बुक के अंदर। सही बात है। ठीक है। सो डार्क रिएक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन द लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन की बातें हो रखी है पिछले लेक्चर्स में। मैंने आपको बताया था जो लाइट रिएक्शन है बच्चों, ये होता है थैलाकॉइड की वॉल्स में। ये कहां पे होता है, थैलाकॉइड्स की वॉल्स में आपको लाइट रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। एंड आफ्टर द लाइट रिएक्शन आपको 2 प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है NADPH। सही है। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है ATP। सही है। ये 2 प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं आफ्टर द एंड ऑफ लाइट रिएक्शन। और यही दोनों प्रोडक्ट बच्चों एसेंशियल है डार्क रिएक्शन के अंदर। सही है। आज जब मैं आपको डिटेल में डार्क रिएक्शन समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको वहां पर सिखाऊंगा कि कैसे आपके डार्क रिएक्शन में ये दोनों सब्सटेंस यूज हो रहे हैं, कैसे वहां पर NADPH यूज हो रहा है, कैसे वहां पर ATP यूज हो रहा है। समझ में आई बात। ठीक है। तो लाइट रिएक्शन के बारे में बातें हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डार्क रिएक्शन पढ़ने आओ तो मैं आपको बता देता हूं। सही है। समझ में आई बात। तो थैलाकॉइड चलता कहां पे है, थैलाकॉइड के लाइट रिएक्शन चलती कहां पे है, लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड में चलती है। स्पेसिफिकली बात करें तो थैलाकॉइड की वॉल्स के अंदर चलती है। सही है। उस वॉल्स के अंदर होते हैं फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1। उसके अंदर चलती है Z स्कीम। पहले आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा। समझ रहे हो। तो कुछ ऐसे Z जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग Z स्क्रीन बोलते हैं। और इसी सेम प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, क्योंकि अगर आपने लाइट रिएक्शन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ मूव होते थे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
सही है। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को देता था किसको? प्लास्टोक्यूनॉन को। फिर प्लास्टोक्यूनॉन साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 किसको देता था? प्लास्टोसाइनिन को। फिर प्लास्टोसाइनिन वापस आपके क्लोरोफिल ए को दे देता था ना, सही है। फिर क्लोरोफिल ए के भी इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? एक्साइटेड होते थे, और वो इलेक्ट्रॉन भी कौन एक्सेप्ट करता था? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ क्लोरोफिल ए। किसके अंदर बच्चों? फोटोसिस्टम 1 के अंदर। फिर वो भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता था फेराडॉक्सिन की तरफ, सही है। और फिर फेराडॉक्सिन किससे कनेक्टेड था? आपके NADP सिंथेटेज से। NADP सिंथेटेज का फंक्शन क्या था? वो NADPH का फॉर्मेशन कर देता था, सही है। सो ये एक छोटा सा रिकैप था किसका? लाइट रिएक्शन का, जो मैंने हम लोग ने डिस्कस कर रखी है। ओके, चलो चालू करते हैं बच्चों डार्क रिएक्शन की बातें। सुनो, डार्क रिएक्शन, सबसे पहली बात इसका लोकेशन पता होना चाहिए कि आपका डार्क रिएक्शन हो किस जगह पर रहा है, ठीक है। आपका डार्क रिएक्शन हो किस जगह पर रहा है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा वाला रीजन है, जो स्ट्रोमा वाला रीजन है बच्चों, उस रीजन में आपकी डार्क रिएक्शन चलती है, ठीक है। आपकी डार्क रिएक्शन कहां पे चल रही है? स्ट्रोमा वाले रीजन में। मैंने आपको बताया था जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो बीच का सेंटर वाला एरिया है, समझ रहे हो, जो आपकी लेयर है जिसके ऊपर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल रखे हुए हैं, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका स्ट्रोमा, सही है। जैसे मैंने तुम लोग का एग्जांपल दिया था ना कि जैसे हमारा घर है, ठीक है। अब हमारा घर है, घर के अंदर एक फ्लोर होती है, इस फ्लोर के अंदर ही सारे ऊपर सामान रखे रहते हैं, चाहे आपके चेयर की बात करो, चाहे आपकी कुर्सी की बात करो, चेयर कुर्सी तो एक ही हो गया चाहे आपके बेड की बात करो, चाहे आपके बुक्स की बात करो, जितनी भी चीजें ये इस फ्लोर के ऊपर रखी गई है। तो ये फ्लोर क्या है बच्चों? ये एक फ्लोर मीडियम है जिसके ऊपर आप अपने सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स रख रहे हो। इसी तरह अगर मैं सेल की बात करूं ना, तो सेल के अंदर भी, अगर स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट की बात करूं, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक मीडियम है, जिस मीडियम को मैंने क्या कहा था? स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के ऊपर बाकी के सेल ऑर्गेनेलीज रखे, क्लोरोप्लास्ट के ऑर्गेनेलीज रखे हुए हैं। जैसे थैलाकॉइड रखा है, थैलाकॉइड के ग्रुप को ग्रैनम कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली है, बहुत सारी चीजें, सही है। तो वो सब प्रेजेंट कहां पे होती हैं? आपके स्ट्रोमा के अंदर। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो स्ट्रोमा वाला एरिया है, जो खाली खाली वाला एरिया है ऐसा, ठीक है, वहां पे क्या चल रहा है बच्चों? डार्क रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है आप सभी को। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब डार्क रिएक्शन में होगा क्या? पहली बात सुनो ध्यान से, डार्क रिएक्शन में होगा क्या उसको स्टडी करना है। कौन सा कलर लें बच्चों? कलर डिसाइड करना है, कौन सा लें? ये ले लें, चलो। डार्क रिएक्शन में होगा क्या बच्चों? डार्क रिएक्शन में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? ये दो जगह से आता है। सबसे पहला रेस्पिरेशन से, जब रेस्पिरेशन होती है तो वहां पर बाय प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बाय प्रोडक्ट एज इट इज आपके सेल में आ जाता है, ठीक है। कहां पे? आपके क्लोरोप्लास्ट में आ जाता है। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ CO2। दूसरा CO2 जो है बच्चों, वो प्लांट क्या करता है? एयर से लेता है, क्योंकि रेस्पिरेशन से जो CO2 मिला था वो इतना इनफ नहीं है, वो इतना ज्यादा नहीं है कि प्लांट उससे आगे चल के फोटोसिंथेसिस कर सके। तो प्लांट क्या करता है? प्लांट एयर से एक्स्ट्रा CO2 को क्या करता है? अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाता है, सही है, थ्रू स्टोमेटा, सही बात है। तो दो जगह से CO2 आया बच्चों। अब ये जो CO2 है ये एंटर करता है, ये एक साइक्लिक रिएक्शन में, समझ रहे हो, ये एंटर करता है बच्चों एक साइक्लिक रिएक्शन में एंटर करता है। एंड बिटवीन दिस साइक्लिक रिएक्शन यहां से आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ठीक है। यहां से आपका क्या फॉर्म होगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो दिस इज जनरल डार्क रिएक्शन। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें की है बच्चों मैंने कि डार्क रिएक्शन होता क्या है और देखेंगे क्या हम लोग डार्क रिएक्शन में। ये है आपका CO2। CO2 एक साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, यहां पर CO2 का रिडक्शन होता है, रिडक्शन। यहां पर एक्चुअल में CO2 का रिडक्शन देखने के लिए मिलता है। अब सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो आपको ग्लूकोज बनाना है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन है, सही बात है। इसमें क्या है बच्चों? कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो मतलब इस कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन ठूसना है, इस वाले कंपाउंड में आपको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ठूसना है, तभी आपको ये कंपाउंड मिलेगा, सही है। कार्बन ऑलरेडी है, ऑक्सीजन ऑलरेडी है, बस आपको क्या ऐड करना है? आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। तो इसका मतलब जिस भी रिएक्शन में आप हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हो उस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, समझ रहे हो। उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। आई होप आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन में, राहुल सर ने पढ़ाया था आप लोग को। रेडॉक्स रिएक्शन में सिंपल सी चीज होती है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है। यहां पर क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ अपना ये
इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, लोन पेयर डोनेशन, ठीक है, लॉस ऑफ लोन पेयर, से बहुत सारी चीजें वो उस लेसन में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का एक्सेप्टेंस। अगर आप देखो तो बच्चों इसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं तब जाके आपको क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है। तो मतलब हम लोग कहीं ना कहीं इस साइक्लिक रिएक्शन में रिडक्शन करवाने वाले हैं, एंड एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन यू विल गेट योर ग्लूकोज। आपको क्या मिलेगा बच्चों, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। समझ में आई बात, आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा एट द एंड ऑफ दिस साइकिल। सही बात है, ठीक है। तो ये है बच्चों ओवरऑल डार्क रिएक्शन। अब जरा डिटेल में डिस्कस किया जाए कि आखिरकार डार्क रिएक्शन होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल आपको देखने के लिए मिलेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट बच्चों डार्क रिएक्शन। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं कि जो डार्क रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस डार्क रिएक्शन को हम लोग C3 साइकिल भी कहते हैं। उस डार्क रिएक्शन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं, या फिर इसी C3 साइकिल को आप केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं। सही बात है। मैंने क्या बताया बच्चों, मैंने आपको एक चीज सिखाई अभी तक सिर्फ और सिर्फ डार्क रिएक्शन के बारे में, बहुत सिंपल सी चीज है कि इसको हम लोग कहते हैं C3 साइकिल। नाउ C3 साइकिल क्यों कहते हैं, ये जब मैं आपको डार्क रिएक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं। इसका एक और नाम है बच्चों केल्विन साइकिल। नाउ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेल्विन केल्विन, ठीक है, जिनका नाम क्या था, मेल्विन केल्विन। समझ रहे हो, मतलब राइमिंग सा नाम है इनका, सही है। तो इन्होंने एक्चुअल में डिस्कवरी की थी डार्क रिएक्शन की, और इस चीज के लिए उनको 1961 में नोबेल प्राइज भी मिला था। समझ रहे हो। तो इन्होंने किया क्या था बच्चों, इन्होंने एक्चुअली में CO2 लिया और इस CO2 में ये जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, ये हार्ड ऑक्सीजन लिया, हार्ड ऑक्सीजन लिया। समझते हो ना, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्सीजन कैसा होता है बच्चों, जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 16। पर इन्होंने जो CO2 बनाया वो CO2 का जो ऑक्सीजन था उसका एटॉमिक नंबर था 18, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या था, 18। मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये हार्ड ऑक्सीजन है, दिस इज द आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे हो, ये क्या है बच्चों, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। और हमेशा ऐसे ऑक्सीजन बच्चों, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, जनरली दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब इसका फायदा क्या है पता है, इसका फायदा क्या है पता है, इसका फायदा यह है कि आपका मॉलिक्यूल किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, आपका मॉलिक्यूल किस किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है ये डिटेक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को गामा रेस से पास करो तो जो मॉलिक्यूल एमिशन ये कर रहा है ना, एमिट कर रहा है ना, एमिशन एमिट कर रहा है मतलब यानी रेडिएशन एमिट कर रहा है, वहां से गामा रेज में आप उस मॉलिक्यूल को पकड़ सकते हो कि भाई देखो ये वाला मॉलिक्यूल है जो क्या कर रहा है, एमिशन कर रहा है, समझ रहे, रेडिएशन का एमिशन कर रहा है। तो हम लोग वहां से पता चल सकता है कि अच्छा जो मैंने मॉलिक्यूल CO2 के फॉर्म में भेजा था, जो मैंने मॉलिक्यूल CO2 के फॉर्म में भेजा था वो इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड द एंड ऑफ द रिएक्शन आपका कुछ इस प्रकार का कंपाउंड देखने के लिए मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मेल्विन अंकल ने क्या किया, रिएक्शन किया और उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। कब, 1961 में। ठीक है बच्चों, ये पता होना चाहिए आपको, इनको नोबेल प्राइज मिला। अब आ जाओ एक्चुअल में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में C3 साइकिल या केल्विन साइकिल है क्या। इसको बताऊंगा तुम लोगों को, इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी तुम लोगों को बताऊंगा। पहले आ जाओ बच्चों साइकिल को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सुनो, सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं RUBP, ठीक है, उस कंपाउंड का नाम क्या है, RUBP। RUBP का मतलब है बच्चों राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो यहां पे एक पेज लेते हैं और यहां पे मैं तुम लोग को इसका फुल फॉर्म भी बता देता हूं। RUBP इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ RUBP। एक्चुअल में ये एक राइबोस शुगर का ग्रुप है। राइबोस शुगर समझते हो ना, पेंटोस शुगर, तो इट इज अ पार्ट ऑफ, और यू कैन से इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ राइबोस शुगर। किसका बना हुआ है, राइबोस शुगर का। क्या नाम है बच्चों इसका, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। क्या नाम है इसका, RUBP, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बुलाने वाले हैं।
सही है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्या मैंने आपको बताया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों एक्सेप्ट किया जाता है किसके द्वारा, आरयूबीपी के द्वारा। अब आरयूबीपी बच्चों 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो राइबोज होता है, राइबोज शुगर इज अ पेंटोज शुगर। सही है, राइबोज शुगर क्या है, पेंटोज शुगर, ऐसा शुगर जिसमें 5 कार्बन हो। तो भैया ये जो राइबोलोज बिस फॉस्फेट है, इसमें भी क्या है, राइबोज कंपाउंड है जिसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जनरली बच्चों ये भी कितने कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, ये भी कितने कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड। कार्बन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, कितने कार्बन का कौन सा कंपाउंड है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। सही बात है। तो हुआ क्या बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कौन एक्सेप्ट कर रहा है, आरयूबीपी। इसको एक्सेप्ट करवाने में एक एंजाइम की बहुत बड़ी भूमिका है। समझ रहे हो, एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन दोनों का मिलन करवाता है, इन दोनों का रिएक्शन करवाता है। दैट एंजाइम इज नोन एज रुबिस्को। इसका नाम क्या है बच्चों, रुबिस्को। अब इसका फुल फॉर्म भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बच्चों राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसका नाम ऐसा क्यों है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। क्या नाम है इसका, रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, राइबुलोज बिस फॉस्फेट, और सी से क्या आता है, कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, और ओ से आता है ऑक्सीजनेस। समझ रहे हो, तो ये इसका नाम है बच्चों। अब नाम से हमको क्या पता चल रहा है, देखो नाम में ही सब कुछ छुपा रहता है, सारे चीजें, सारे राज उसके नाम में ही है। इसका नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट, बहुत अच्छी बात है। इसका भी नाम था राइबुलोज बिसफॉस्फेट, मतलब ये कुछ भी एडिशन करवाएगा, ठीक है, जो भी एडिशन करवाएगा वो इस मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिकली होगा, क्योंकि ये इसी का एंजाइम है। ये क्या क्या करवाता है, ये 2 रिएक्शन करवाता है बच्चों। ये या तो कार्बोक्सिलेशन करवाएगा या तो ये ऑक्सीजनेस का काम करेगा, ऑक्सीजनेशन करवाएगा। इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अभी हम लोग को इस पे फोकस करना है। यहां पे क्या लिखा है मैंने, कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज का मतलब होता है ऐसा एंजाइम बच्चों जो एडिशन करवाए किसका, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो क्या करवाए, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करवाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेज। इसको ऑक्सीजनेज क्यों बोलते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट अभी आप लोग को C3 साइकिल पढ़ने के लिए इसका पता होना जरूरी है। सही है, तो इसका नाम क्या है बच्चों, रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेस। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आई होप आपको इतनी चीजें पता है। तो रुबिस्को कर क्या रहा है, रुबिस्को इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवा रहा है किसके अंदर बच्चों, आरयूबीपी के अंदर। आरयूबीपी के अंदर इसका एडिशन करवा रहा है। अब आप देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये है 5 कार्बन कंपाउंड, और इस 5 कार्बन कंपाउंड में आपने एक और कार्बन जोड़ दिया। क्या बोला मैंने, दिस इज ऑल्सो कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है। तो जब आपने 5 कार्बन कंपाउंड में एक और कार्बन जोड़ दिया, तो बच्चों यहां पर इसके मिलन से कह सकते हो, इसके रिएक्शन से बनता है एक 6 कार्बन कंपाउंड। क्या बनता है बच्चों, एक 6 कार्बन कंपाउंड। बट दिक्कत यह है कि दिस कंपाउंड इज रियली रियली अनस्टेबल। आपकी बुक में भी इस कंपाउंड का नाम नहीं दिया है, वहां पे सिर्फ ये लिख के दिया है, वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। समझ में आ गया। तो ये जो कंपाउंड यहां पे 6 कार्बन वाला बना है, 6 कार्बन कैसे है मैंने तुमको समझाया। 5 कार्बन आरयूबीपी के थे और 1 कार्बन कहां से आ गया, CO2 से आ गया। तो ये आ गए बच्चों आपके 6 कार्बन वाले कंपाउंड। बट दिस कंपाउंड इज रियली अनस्टेबल। अब आपको पता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, हर जगह एक ही रूल है कि जितने भी कंपाउंड है ना बच्चों, वो सब के सब कंपाउंड स्टेबल होना चाहते हैं। सही है, सारे के सारे कंपाउंड क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये भी स्टेबिलिटी चाहेगा, ये अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये कंपाउंड जो 6 कार्बन का है, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है बीच में, और 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान से सुनो। मैंने बोला बहुत ही सिंपल चीज कि आपका
ये जो कंपाउंड है, ये जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है, ये टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल में। 6 कार्बन थे तो 3 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल बनता है, 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल बनता है, 2 मॉलिक्यूल आपके फॉर्म होते हैं सेम टू सेम कंपाउंड के। दैट कंपाउंड नेम एज 3PGA। सही है। कितने मॉलिक्यूल आपको लिखना है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। यहां तक एक ही मॉलिक्यूल था बिकॉज 6 कार्बन, यहां पर आपका 3-3 कार्बन में स्प्लिट हो गया है आपके 6 कार्बन, तो यहां पे आपको बन गए 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड, दोनों कंपाउंड सेम ही, सेम टू सेम बनते। उसका नाम क्या है बच्चों, 3PGA। नाउ व्हाट इज मीन बाय PGA? ये क्या चीज है भाई PGA? देखो ध्यान से, इसका फुल फॉर्म है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है बच्चों, व्हाट इज द नेम? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। सो ये बच्चों आपका एक स्टेप हुआ। इस एक स्टेप में आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन करा, आपने कुछ नहीं करवाया, यहां तक आपने कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन ही करवाया। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ, अनस्टेबल कंपाउंड बने, ये कंपाउंड टूट गया और आपको एक स्टेबल कंपाउंड देखने के लिए मिला। नाउ दिस रिएक्शन, दिस स्टेप, या जो यहां से लेके यहां तक स्टेप हुई है, कलर से बनाया यार, ये तो बहुत दिक्कत बात है। यहां से लेकर यहां वाली ये जो स्टेप है ना बच्चों, दिस स्टेप इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन समझ में आ गया, मतलब यहां पे सिर्फ क्या हुआ है, CO2 का एडिशन हुआ है। सो दिस इज द कार्बोक्सिलेशन स्टेप। बहुत अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया। मेरे को बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे। स्क्रीनशॉट इस बार नहीं, आप लोग इसको नोट किया करो, समझो। वीडियो को पॉज किया करो और नोट किया करो, अपने बुक में लिखा करो। जितने बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने बार ही याद होगा। बच्चों को जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो बच्चों का यही डाउट होता है कि सर ये नाम नहीं याद होते, क्या किया जाए? ये PGA तो याद हो गया बट ये नाम नहीं याद हो रहे, क्या किया जाए? इसका याद करने का एक ही तरीका है, एक ही ब्रह्मास्त्र है बच्चों हमारे पास, वो है प्रैक्टिस। जितने बार आप इस साइकिल को बना कर प्रैक्टिस करोगे, उतने बार आपको चीजें याद रहेंगी, उतने अच्छे से आपको चीजें याद रहेंगी। सो प्रैक्टिस इज द ओनली वे, प्रैक्टिस इज द ओनली की टू सक्सेस। समझ रहे हो? मोटिवेशन मिल रहा है ना कि नहीं? ओके अच्छा, मैंने आपको बताया था एक चीज, सुनो, मैंने आपको बच्चे एक चीज बताया था, इस साइकिल को हम C3 साइकिल बोलते हैं, याद है? मैंने आपको बताया था इस साइकिल को हम लोग C3 साइकिल बोलते हैं, और मैंने आपको यह भी बोला था कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसको C3 साइकिल हम क्यों बोलते हैं। देखो ध्यान से, यहीं पे जवाब है बच्चों इसका, यहीं पे जवाब है इसका। इस साइकिल का जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, इस साइकिल का जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, उसमें 3 कार्बन होते हैं। दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज C3 साइकिल। इसके आगे जब आप लेसन पढ़ोगे तो आप C4 साइकिल भी पढ़ोगे, वहां पर जो उस साइकिल का जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो C4 यानी 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा। समझ रहे हो? तो यही रीजन है इसको C3 साइकिल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है समझ में आ गया? इसका एक ही रीजन है बच्चों, क्योंकि इस रिएक्शन का, इस साइकिल का जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड होगा, दिस इज अनस्टेबल, ये बनता ही नहीं है, बनता है बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, टूट जाता है तुरंत। समझ रहे हो? तो जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है, दैट कंपाउंड इज नोन एज C3 साइकिल। दैट कंपाउंड इज नोन एज 3PGA, और ये 3PGA 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज C3 साइकिल। आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। सही बात है। और हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में जो साइकिल दी गई है ना, वो बहुत बड़ी साइकिल है, उतना आपको याद नहीं रखना। जितना मैं आपको सिखा रहा हूं उतना ही याद रखना है, क्योंकि आपके बुक में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है ना, बहुत, ये सिर्फ इतनी एक्सप्लेनेशन दी गई है, सिलेक्टेड एक्सप्लेनेशन है, तो इतना ही आपको एग्जाम में भी पढ़ना है, इतनी चीजें। बात समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक हो गया, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलो लेट्स मूव। अब देखो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अगला जो स्टेप है बच्चों, इसमें हम लोग करेंगे रिडक्शन। इन दिस स्टेप वी आर गोइंग टू डू रिडक्शन। नाउ मैंने आपको बताया था रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? रिडक्शन होगी बच्चों NADPH के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? NADPH के प्रेजेंस में। सही है। तो यहां पे हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH लेते हैं। नाउ मुझे एक बात बताओ, 2 मॉलिक्यूल क्यों ले रहे भाई? एक मॉलिक्यूल से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे 3PGA का भी कितना मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, ऐसे ही आपको याद रखना है। यहां पे 3PGA का भी कितना मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है।
आपके पास दो अलग अलग कंपाउंड है, एक 3PG है, दूसरा 3PG है, इसको भी रिड्यूस करना है, इसको भी रिड्यूस करना है, तो एक को रिड्यूस करने के लिए एक NADPH, दूसरे को रिड्यूस करने के लिए दूसरा NADPH। तो यहां पे दो मॉलिक्यूल ऑफ क्या लोगे बच्चों आप, NADPH, निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइफॉस्फेट हाइड्रोक्साइड, सही है। और दो कंपाउंड यानी दो ही मॉलिक्यूल में आप लोगे ATP, बिकॉज जहां पर भी आप रिडक्शन करोगे वहां पर आपको एनर्जी लगेगी, बिना एनर्जी के रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। वापस सुनो, बिना एनर्जी के रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो दो आपको ATP भी लगेगी हर एक मॉलिक्यूल के लिए, समझ लो, तब यहां पर आपको बच्चा रिडक्शन होगा। अब अगर मान लो, सुनो, मान लो नहीं, सुनो ध्यान से, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, सबने पढ़ी होगी। अगर आपने थोड़ी सी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है ना बच्चों, तो आपको एक चीज पता होगा कि हमेशा जब आप एसिड का रिडक्शन करते हो तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, समझ रहे हो, और जब आप अल्डिहाइड का रिडक्शन करते हो तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। समझ में मैंने क्या बोला, जब आप एसिड को रिड्यूस करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड में, और अल्डिहाइड रिड्यूस होने पे अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। एंड ठीक अपोजिट प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन में, जब आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे वो एसिड में कन्वर्ट होगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो यही चीज यहां पे भी होने वाली है। ये क्या है, ये बच्चों एसिड है, ग्लिसरिक एसिड, या फिर इसे ग्लिसरेट भी कहा जाता है, बहुत सारे बुक में 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहा जाता है। ग्लिसरेट समझते हो ना, एक H+ निकाल दो तो ग्लिसरेट बोल देंगे उसको। जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O और OH, सही है। पर उसमें से मान लो OH वाले में से एक H मैंने उड़ा दिया, क्योंकि एसिड का काम क्या है, प्रोटॉन डोनेट करना, H+ डोनेट करना। तो मान लो एसिड ने एक H+ को क्या किया, उड़ा दिया, H+ को उड़ा दिया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, सही है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एसीटेट, नॉट एसिटिक एसिड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसीटेट। इसी तरीके से आप इसको भी क्या कह सकते हो, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर इसी को आप कह सकते हो 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, बहुत अच्छी बात है, यहां तक याद हो गया। अब बच्चों अगर आप एसिड को क्या करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे, मैंने आप सॉरी ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस करोगे, तब आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, अल्डिहाइड मिलने वाला है। क्या नाम है बच्चों इस अल्डिहाइड का, इसका नाम है 3PGAL, पागल। समझ में आया बात, ये याद करने का तरीका है, 3PGAL। इस PGAL का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, क्या नाम है बच्चों इसका, इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। समझ में आई बात, तो समझ में आ गया। जब आपने क्या किया, एसिड को क्या किया, रिड्यूस किया, तो आपको क्या देखने के लिए मिला, आपको अल्डिहाइड मिल गया, सही है। कितने मॉलिक्यूल है बच्चों, ये भी 3 कार्बन वाला 2 मॉलिक्यूल है, कुछ चेंज नहीं हुआ अभी तक। ये भी बच्चों कितना है, 3 कार्बन वाला 2 मॉलिक्यूल है। नाउ इस स्टेप को आप क्या कहोगे, इस स्टेप को मैंने कार्बोक्सिलेशन बोला था। नाउ दिस स्टेप इज नोन एज रिडक्शन। सिंपल सी बात है भैया, यहां से यहां तक जो हुई है, दिस स्टेप इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, चले आगे, लेट्स गो। सुनो, मैंने आपको क्या बोला बच्चों, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल है। अब देखो यहां पे सारा खेल होता है, क्या होने वाला है, सुनो, यहां पर 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल है, मतलब टोटल 6 कार्बन है। होता क्या है, ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ना एक कार्बन को यहीं छोड़ देता है। ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे बच्चों, एक कार्बन को, क्या ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है इतना नीचे, हाँ हो रहा है, आ रहा है। सुनो, एक कार्बन को ये इसी जगह पर छोड़ देंगे, एक कार्बन यहीं रह गया। अब 6 कार्बन इसके अंदर थे, एक कार्बन यहीं छूट गया, तो बचे कितने कार्बन, 5 कार्बन। ये 5 कार्बन बच्चों वापस, ये 5 कार्बन वाले कंपाउंड वापस रीजनरेट हो जाएंगे किसके अंदर, RUBP के अंदर। ये RUBP कितना वाला कंपाउंड था, 5 कार्बन वाला कंपाउंड था। तो बच्चों यहां से क्या होते हैं, आपके जो 3PGA है वो एक कार्बन यहीं पे रिलीज कर देता है, और बचे हुए 5 कार्बन रीजनरेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ RUBP। समझ लो, लेकिन बच्चों रीजनरेशन में पैसा लगता है, रीजनरेशन में क्या लगता है, पैसा।
और सेल के अंदर पैसा क्या होता है, सेल की करेंसी क्या होती है, एटीपी। तो यहां पर बच्चों एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी वापस यूज होगी, समझ रहे हो। यहां पर आपकी ऐसे लिखते हैं, यहां पर आपकी एक एटीपी वापस यूज होगी, वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी वापस यूज होगी। आपको पता है ना एटीपी जब टूटता है तो दो चीजें निकलती हैं, यहां से निकलता है एडीपी प्लस आईपी, और मैंने आपको लाइट रिएक्शन में सिखाया था कि यही दोनों कंबाइन होकर वापस एटीपी का फॉर्मेशन कर रही थी। तो एडीपी कहां से आया, डार्क रिएक्शन से, डार्क रिएक्शन से एडीपी रिलीज करते हैं, सही है। फिर ये एडीपी जाता है लाइट रिएक्शन में, फिर एटीपी बन जाता है, फिर वो एटीपी आता है लाइट अपना डायरेक्ट रिएक्शन में कंज्यूम होता है, फिर वो एडीपी बन जाता है। तो ये साइकिल वहां पे भी चलती रहती है, साइकिल लूप में चलती रहती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। नो इस स्टेप में क्या हुआ है, रीजनरेशन। सो आप लिखोगे यहां से यहां, दिस स्टेप इज रीजनरेशन, बस इतना ही याद रखना है। फिर यहाँ पे वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, दुनिया भर की तिगड़म है, वो बाद में सीखेंगे, पहले अभी इतना समझ में आ गया आप लोग, आई होप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। समझ में आ गया, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, नोट डाउन किया, चलो। तो अब समझ में आ गया बच्चों, ये आपकी एक साइक्लिक प्रोसेस है। आपकी बुक में और तिगड़म तिगड़म चीजें दी गई है, नहीं पढ़ना है, जितनी चीजें मैंने बताई उतनी ही पढ़ना है, क्योंकि यही सारी चीजें आपके बुक में एक्सप्लेनेशन भी दी गई हैं। जितनी चीजें एक्सप्लेन की जाती है उतनी चीजें पढ़ी जाती है, सही, दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी। तो ये समझ में आ गया, 3 स्टेप, एक आपका कार्बोक्सिलेशन, एक आपका रिडक्शन और एक आपका रीजनरेशन, सही बात है, ठीक है। अब यहां से एक सवाल आता है, सवाल ये है कि मुझे बनाना है क्या, ग्लूकोज, ठीक है। आई हैव टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, बहुत अच्छी बात है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, C6H12O6। पर यहां पर जो मेरे पास कार्बन है भैया, वो तो सिर्फ एक ही है, सही बात है। मेरे पास यहां पे जो कार्बन निकला है वो तो सिर्फ एक ही कार्बन है ना। मुझे कितने कार्बन चाहिए, मुझे चाहिए बच्चों 6 कार्बन, आई नीड 6 कार्बन, बट मेरे पास सिर्फ कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बच्चों एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस रिएक्शन को 6 बार चलाना पड़ेगा, इस साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज भी अपने बुक में नोट करके लिखो कि एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए C3 साइकिल 6 बार घूमती है। एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए C3 साइकिल 6 बार घूमती है, समझ रहे हो। उसके बाद यहां पर बनता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, समझ रहे हो। फिर वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज नहीं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आइसोमेरिज्म होता है, फिर आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर, समझ लो। तो ये यहाँ पे एक स्टेप है दैट इज यूज्ड, वो आप लोग खुद से जान सकते हो, बहुत इजी स्टेप है। और लास्ट में बच्चों क्या मिलता है आपको, ग्लूकोज मिलता है। वो स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप यू गेट ग्लूकोज। समझ में आई बात, इसको नोट डाउन किया था आपने, किया था ना, अच्छा इसको भी नोट डाउन करो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, चलो। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने क्या बोला, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए टोटल आपको 6 टाइम्स, कितने, 6 टाइम्स आपको क्या चलानी पड़ेगी, C3 साइकिल चलानी पड़ेगी, ठीक है। आपको क्या चलानी पड़ेगी, C3 साइकिल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो कभी कभी पता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, पता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चलो बच्चों बताओ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में मुझे कितना एटीपी लगेगा और कितना NADPH लगेगा, कैलकुलेशन करना है। कैसा क्वेश्चन है कैलकुलेशन का, कि एक, मान लो मैंने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया, मैंने क्या बनाया बच्चों, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में NADPH कितना लगेगा और ATP कितना लगेगी, ऐसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसको ये रिएक्शन पता हो। अगर आपने एक बार रिएक्शन घुमाई, एक बार जब आपने साइकिल घुमाई, तो 2 NADPH लगे और 3 ATP लगे। देखो 2 ATP यहां पे, 1 ATP यहां पे, सही है। तो एक बार रिएक्शन घुमाने में, एक बार साइकिल घुमाने में आपको 2 NADPH लग रहे हैं। देखो वन साइकिल में आपको 2 क्या लग रहे हैं बच्चों, NADPH लग रहे हैं। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी साइकिल चलानी पड़ती है, 6 साइकिल चलानी पड़ती है। तो मतलब अगर मैं एक ग्लूकोज की बात करूं, एक ग्लूकोज की बात करूं,
तो क्या हो जाएगा 2 × 6 NADP, यानी कितना हो जाएगा 12 NADP। बड़ी ही सिंपल कैलकुलेशन थी, पर ये सिंपल कैलकुलेशन उसी बच्चे को आएगी जिसको पता हो कि क्रेब्स साइकिल क्या है, जिसे पता हो C3 साइकिल क्या है, जिसे पता हो एक C3 साइकिल में कितना NADPH लग रहा है। दूसरा सवाल क्या है बच्चों, ATP कितना लगेगा भैया। तो अगर आप साइकिल को देखो, C3 साइकिल को देखो, तो कितना ATP खर्च हो रहा है एक साइकिल घुमाने में। एक साइकिल घुमाने में बच्चों 2 ATP यहां पर, 1 ATP यहां पर, मतलब 3 ATP का खर्चा आ रहा है एक साइकिल को कंप्लीट करने में। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में कितना साइकिल घुमाना पड़ेगा, 6 बार साइकिल घुमानी पड़ेगी। सही बात है, यहां पे लिखो 1 साइकिल कंप्लीट साइकिल, कैसे लिखा था मैंने, हाँ, एक साइकिल को घुमाने में टोटल 3 ATP का खर्च आया। लेकिन जब आप ग्लूकोज बनाओगे, तो आपको साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी, आपको 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा 6 × 3, 6 3 18, तो 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। समझ में आ गया है बच्चों, समझ में आ गया, कॉपी करो। समझ में आ गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि 3 बार अगर क्रेब्स साइकिल चलेगी तो कितना ATP, कितना NADPH है, 2 बार चलेगी तो कितना है, 4 बार चलेगी, आप कितने बार भी आ जाए, तुमको कैलकुलेशन पता है, तुम सॉल्व कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। यही था हमारी डार्क रिएक्शन, इसी का नाम है डार्क रिएक्शन, समझ रहे हो। अब इसके आगे एक दिक्कत आएगी, इसके आगे आप पढ़ोगे फोटो रिडक्शन। अब फोटो रिडक्शन में क्या होता है पता है, चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे, ठीक है। फोटो रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, बहुत ही गंदी प्रोसेस है एक्चुअल में। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है ना, तो प्लांट क्या करता है, अपने स्टोमेटा को बंद कर देता है। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूं मैं तुम लोगों को। मैं फोटो रिडक्शन की बात, फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, सॉरी, फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है पता है, सपोज दैट एक ऐसा वेदर है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मान लो जून जुलाई की गर्मी है, ठीक है, बहुत ज्यादा। जून जुलाई में तो बारिश होता है, गर्मी कब होता है, मई में ना, मई में बहुत ज्यादा गर्मी। सपोज दैट मई वाली गर्मी है, ये आपका एक लीफ है, सपोज दैट बहुत बड़ा लीफ है। इस लीफ के अंदर यहां पर है क्लोरोप्लास्ट, सही है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सब आराम से चल रहा था, सारी आराम से रिएक्शन हो रही थी। आपका CO2 आ रहा था, CO2 कंबाइन हो रहा था वाटर के साथ, एंड यहाँ पे क्या बन रहा था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया बच्चों ग्लूकोज कहां से आता है, CO2 है भाई, कहां से आता है, बाहर से भी आता है, रेस्पिरेशन से भी आता है। यहां पर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोमेटा। ऐसे बीन शेप का मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और इसके बीच में ओपनिंग होती है, सही है, इसके बीच में एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग से आपका CO2 अंदर जाता है, इसका आपका CO2 क्या होता है बच्चों, अंदर जाता है, और यहां से ऑक्सीजन बच्चों यहां से बाहर निकल जाती है, सही है। पर दिक्कत यह है बच्चों कि ये बहुत ही गर्मी का समय है, समझ रहे हो, मई वाली गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो प्लांट नहीं अब देखो बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो प्लांट के अंदर से वाटर लॉस होता है। प्लांट जो होता है ना उसके अंदर से पानी निकलने लगता है, भाप बन के, बहुत ज्यादा पानी निकलता है, ट्रांसपिरेशन होता है। तो प्लांट नहीं चाहता कि मेरे अंदर का सारा पानी निकल जाए भाई। अगर इसके अंदर का सारा पानी चला गया प्लांट के अंदर का, तो प्लांट तो भैया प्यासा मर जाएगा, प्लांट को पानी ही नहीं मिलेगा। तो प्लांट क्या करता है पता है, प्लांट चालाकी करता है। प्लांट क्या करता है बच्चों, अपना स्टोमेटा बंद कर लेता है। प्लांट क्या करता है, अपना स्टोमेटा बंद कर लेता है। अब चलो इससे एक अच्छा फायदा है, अगर इसने स्टोमेटा बंद कर लिया तो इससे एक फायदा तो यह है कि यहां से पानी जो है वो बाहर नहीं जा पा रहा, यहां से जो पानी है वो बाहर नहीं जा पा रहा। पर बाकी की दिक्कतें आ गई ना, इसकी एक दिक्कत आ गई बच्चों कि अब CO2 भी अंदर नहीं आ पा रहा है, CO2 भी अब अंदर नहीं आ पा रहा, और यहां से ऑक्सीजन जो है वो भी बाहर नहीं जा पा रहा। तो सेल के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा। जब ऐसी कंडीशन होती है आपके सेल के अंदर, जब ऐसी कंडीशन होती है कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन की CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, इन दिस कंडीशन बच्चों क्या होता है पता है, इन दिस कंडीशन आपका जो रोबिस्को था ना, रोबिस्को ये क्या करवाता है पता है, ये RUBP में, ये बच्चों क्या करवाते हैं पता है, RUBP में ऑक्सीजन को ऐड करवाने लगता है। ये क्या करवाने लगता है, RUBP में ऑक्सीजन को ऐड करवाने लगता है। अभी तक रुबिस्को क्या कर रहा था, अभी तक रुबिस्को जो भाई साहब थे हमारे, वो CO2 का एडिशन करवा रहे थे, ये अभी तक ऑक्सीजन का एडिशन नहीं करवा रहे थे। पर जैसे ही आपके प्लांट्स के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ,
ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई, रुबिस्को क्या करने लगता है बच्चों, ऑक्सीजन का एडिशन करवाने लगता है। एक्चुअल में ये कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग समझते हो, दोनों ही गैस में कंपटीशन चल रहा है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वो बाइंड करेगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम वो बाइंड नहीं कर पाएगा। अब याद करो, मैंने आपको नाम बताया था रुबिस्को का। रुबिस्को का नाम क्या था, यहां देखो कहां से गया था, हाँ ये देखो नाम दिखाया था मैंने आपको। मैंने बोला तो रुबिस्को का नाम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ये ऑक्सीजनेज नाम मैंने इसीलिए बताया था बच्चों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन का भी बाइंडिंग करवाने लगता है। ये ऑक्सीजन का बाइंडिंग करवाने लगता है किसके साथ, आरयूबीपी के साथ। समझ रहे हो, ये आरयूबीपी के साथ किसका बाइंडिंग करवाने लगेगा, ऑक्सीजन के बाइंडिंग करने लगेगा। और इससे एक बहुत ही बेकार सी रिएक्शन चलती है, बहुत ही वेस्ट रिएक्शन चलती है, वेस्ट, समझ रहे हो, टोटल वेस्ट रिएक्शन चलती है, समझ रहे हो। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अब ये रिएक्शन क्या है, क्या नहीं है, कैसे चलती है, कौन से ऑर्गन में चलती है। सबसे पहले ये आपकी चलेगी क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट से पेरियोक्सोसोम में जाएगी, वहां से माइटोकॉन्ड्रिया में भी जाती है। बड़ी अजीब सी प्रोसेस है और कुछ फायदा नहीं होता, एटीपी खर्चा हो जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है, बेकार सी प्रोसेस है, समझ रहे हो, ठीक है। तो बच्चों इस वाली प्रोसेस को हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अगले लेक्चर में कवर करेंगे फोटो रेस्पिरेशन को। मैंने आपको दिक्कत समझा दी, मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है प्लांट्स के अंदर, सही है। और इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे हम लोग C4 प्लांट्स के अंदर। समझ में आ गया, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर जो है ये समझ में आया होगा, जितनी भी चीजें मैंने समझाई हैं वो आपके दिमाग में घुसी होंगी, सही है, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।